हेलो स्टूडेंट्स, केम छो मजे में ही होंगे। आप सभी का स्वागत है एसपी मिश्रास इकोनॉमिक क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, यूनिट 6 प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का है। इसमें हम चैप्टर 10 सप्लाई चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। क्यों बताओ? क्योंकि आप सभी लोग जो इसको वीडियो को देख रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हम बन जाएंगे मालिक। मालिक का मतलब क्या हो गया? हाँ, मालिक, क्योंकि हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था एक कंज्यूमर बनकर। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे एक मालिक बनकर, प्रोड्यूसर बनकर, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। और प्रोडक्शन करते वक्त हम कैसे सोचते हैं, कैसे प्रोडक्शन करते हैं, वही सारा कॉन्सेप्ट है हमारा सप्लाई। तो ज्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो सारा। तो जल्द से जल्द देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई फंक्शन, सप्लाई कर्व, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था डिमांड में। याद करो, उसी का जस्ट अपोजिट है ये चैप्टर। फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, हमने इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा था, मार्केट डिमांड पढ़ा था, याद करो। प्राइस ऑफ ओन गुड्स, लॉस ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। ये सारी चीजें जस्ट क्वाइट अपोजिट है। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए चैप्टर के अंदर घुस जाते हैं। समझते हैं ये क्या है। आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट्स? यस, डेफिनेटली। तो चलिए आगे बढ़ो। देखो, पहले हम समझ लेते हैं कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई जो होता है बच्चों, हमने डिमांड में क्या देखा था? हम डिमांड किसको कहेंगे? डिमांड हम उसको कहेंगे जो एक्चुअल में हम परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं रात को सोते सोते मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, उसको डिमांड नहीं कहा जाता। या मैं रात को सोते सोते बोलूंगा कल मैं कम से कम 15 पीस मर्सिडीज बेच दूंगा, उसको हम सप्लाई नहीं कहेंगे। एक्चुअल जो सप्लाई जो है, एक्चुअल उसको हम कहेंगे जो वो बेचना चाह रहा है एक पर्टिकुलर कीमत में। क्या क्या एलिमेंट्स होंगे उसको देख लें। कितना क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वो बेचना चाह रहा है, विलिंगनेस टू सेल एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल। ऐसा नहीं हो कि उसका इच्छा ही ना हो बेचने का 10 रुपए में, या ठीक है 20 रुपए में बेच देते हैं। मैं पेन की बात कर रहा हूं, मर्सिडीज की नहीं, ठीक है। 20 रुपए में पेन को नहीं 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 22 रुपए में बेच रहा हूं, ये कंफ्यूजन नहीं चलेगा। ये फाइनल फिगर हो जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं 20 रुपए के प्राइस में 20 पेन बेचना चाह रहा हूं। ऐसा स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग होनी चाहिए उसके अंदर, तभी हम बोलेंगे वो सप्लाई है। प्राइस भी इसको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि भाई मैं इतने प्राइस में बेचने वाला हूं। टाइम पीरियड, मतलब वो जिस समय में बेच रहा है, समझ में आया? बेचने के लिए विलिंग को पर्टिकुलर टाइम में, कल बेचूंगा, परसों बेचूंगा, अगले साल बेचूंगा, दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी सप्लाई। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट फिट बैठेंगे तभी हम बोलेंगे भैया ये सप्लाई है। अब चलो मीनिंग समझ लेते हैं। सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज कंसिडर्ड टू बी क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सप्लाई। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। ये 4 कंपोनेंट को मिला लो, हो गया आपका डेफिनेशंस। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिमांड में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में और कौन कौन से टॉपिक है। मजा आ रहा है ना बच्चों? लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो यार। चलो जल्दी कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। हम पहले इस टॉपिक में देख लेते हैं कि सप्लाई और स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंसेस है। क्योंकि बच्चों ये नहीं समझ में आएगा तो सप्लाई हमको समझ में नहीं आने वाली। तो चलिए देखते हैं सप्लाई क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। देखो, सप्लाई वो होता है जो मेरे पास क्या हो गया, मैंने बेचा, ठीक है, मैं बेचने के लिए रेडी हूं, वो तो हमने पिछले में देखा था। स्टॉक हो गया, मैं इतना पीस मेरे पास लेट से रखा है। मैंने पेन की बात कर रहा हूं, तो मेरे गोडाउन में मैंने पेन बना लिया, एक 200 पीस पेन बनाया, और ये 200 पीस ऑफ पेन मेरे पास रखा हुआ है। मैंने डिस्प्ले ही नहीं किया इसको बेचने के लिए, तो वो क्या हो गया? स्टॉक में है। जब मैं उसको बेचने ला रहा हूं तब वो हो जाएगा हमारा क्या? सप्लाई में आ जाएगा। पहले वो स्टॉक में आएगा, देन सप्लाई में आएगा। तो स्टॉक बड़ा है, उसके बाद सप्लाई आएगा। सेल उससे छोटा है। समझ में आया? सेल क्या हो गया? मैं सेल करना चाह रहा हूं गुड्स को। सेल करने से पहले क्या होगा? मैं सप्लाई में आऊंगा। सप्लाई से पहले क्या होगा? स्टॉक में आऊंगा। ये पर्टिकुलर आपका ऑर्डर हो गया बच्चों। ठीक है, ये ऑर्डर को ध्यान देना। स्टॉक है, उसके बाद सप्लाई में आएगा, देन सेल कर दिया हमने। इसको हम कॉन्सेप्ट को बोलेंगे सप्लाई। अब यहां पे एक पिक्चर दिया हुआ है। फ्लो क्या है? बिक रहा है, बिक रहा है, बिक रहा है। स्टॉक मतलब वो पर्टिकुलरली रखा हुआ है, ये बेचा नहीं गया है, मतलब प्रोड्यूसर यहां पे नहीं चाह रहा है कि मैं इसको बेचूं। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। आई होप कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? देखो, एक हो गया हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी और ड्यू टू अदर फैक्टर। अब कोई प्रोड्यूसर पेन को बेचना चाह रहा है तो वो इसका प्राइस 20 रुपए है, तो ये फैक्टर करेगा भाई प्राइस घट जाएगा मार्केट में तो क्या होगा, डेफिनेट सी बात है मैं नहीं बेचूंगा एज ए प्रोड्यूसर। अब मान लो कि पेन मार्केट में क्या हो गया, डिमांड ही नहीं है, जिसके चलते प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गया, मैं बेचूंगा नहीं बेचूंगा। अब मान लो कि मार्केट में पेन नहीं है और क्या बोलते सप्लाई नहीं है, तो इन दैट केस प्राइस में 20 रखूं 30 रखूं पेन बिक जाएगा, तो प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब मैं बोलूँगा सप्लाई ज़्यादा करूँ। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है जब प्राइस कम होता है तब सप्लाई भी कम होता है, और प्राइस जब ज़्यादा होता है तब सप्लाई भी ज़्यादा होता है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे, क्योंकि प्राइस कम होगा तो मैं बेचूंगा नहीं और प्राइस ज़्यादा होगा तो मैं बेचूंगा। तो इन दैट केस इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। सेम चीज़ हम डिमांड चैप्टर में पढ़े थे, तो क्या था, जब प्राइस ज़्यादा होता था डिमांड घट जाती थी और प्राइस घटता था तो डिमांड बढ़ जाती थी। ये कौन सी रिलेशनशिप थी, इनवर्स रिलेशनशिप थी। ठीक है, और सप्लाई में हमारा कौन सा होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा बच्चों। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई कितना होगा, कितना क्वांटिटी का होगा, क्या डिटरमाइन करेगा, एक तो प्राइस डिटरमाइन करेगा और कुछ अदर फैक्टर्स है वो भी डिटरमाइन करेंगे। हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, सेम चीज आ गया यहाँ पे होगा बच्चों। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये सप्लाई होगा क्योंकि मैंने वो स्लाइड से उठा लिया डायरेक्ट। अब समझ पा रहे हो भावनाओं को, तो ये क्या हो जाएगा आपका मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स एक है, इसमें क्या इफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो भी डिपेंड करता है कि भाई मैं कितना गुड्स सप्लाई करूंगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनपुट्स, जो एक पेन को बनाने के लिए जो चीजें लगती है उसकी प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं सप्लाई घटा दूंगा ना। तो वो क्या क्या फैक्टर ऐसे हैं जो सप्लाई को मेरा इफेक्ट कर सकता है, इफेक्ट इन द सेंस मैं करूं या ना करूं वो उसको। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यदि टेक्नोलॉजी है तो मैं डेफिनेटली सप्लाई करूंगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगा, सब्सिडी देगा तो वो भी इफेक्ट करेगा, सप्लाई घटेगा या बढ़ेगा। गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्म, पता चला फार्म नहीं बोल रहा है मैं डेवलपमेंट होना नहीं चाह रहा हूँ, ज़्यादा रिच नहीं बनना चाह रहा हूँ, गौतम अडानी नहीं बनना चाह रहा हूँ, तो फिर नहीं होगा। वैसे मार्केट डिमांड का क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड का ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो सप्लाई को, मार्केट सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ फॉर्म इन द मार्केट, कितने फॉर्म है मार्केट में, पेन बनाने वाले 20 कंपनी होंगी तो डेफिनेट सी बात है कि सप्लाई इफेक्ट होगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इन चेंज इन प्राइस, पता चला कि बाद में जाके इसकी प्राइस घट जाएगा तो भी डिपेंड करेगा कि भाई ये प्राइस कितना सप्लाई मैं करूं नहीं करूं। सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पता चला कि मेरी गुड्स टाइम पे नहीं पहुंच पा रही है मार्केट में कंज्यूमर के पास, तो डेफिनेटली वो भी मेरा सप्लाई को इफेक्ट करेगा, मार्केट सप्लाई को। ठीक है, ये जरूर ध्यान देना क्योंकि एक मार्क के लिए आ जा सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे और कुछ टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये जो मैं डिटेल में आपको दिया हूं बच्चों, आपको नोट्स के लिए दिया हूं, ये कभी स्किप मत करना, अच्छे से समझना क्योंकि यही आपका एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारी नोट्स मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्राइस ऑफ गुड्स, देखो प्राइस ऑफ गुड्स के वजह से सप्लाई कैसे इफेक्ट होता है ये समझना। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज मेक मोर प्रॉफिटेबल इन कंपैरिजन टू द गिवन कमोडिटीज एज रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्शंस ऑफ द गिवन कमोडिटी टू प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। जब प्राइस बढ़ जाएगा अदर कमोडिटीज का तो सप्लाई डेफिनेट सी बात है इफेक्ट करेगा। मैं कुछ भी कर सकता, या तो शिफ्टिंग का बात किया कि मैं दूसरे गुड्स बनाने लग जाऊंगा, बट यहाँ पे वो नहीं भी कर सकता है। तो प्राइस की वजह से प्राइस ऑफ अदर गुड्स की प्राइस बढ़ गया है तो मैं सप्लाई घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा, वो डिटरमाइन करता है, ये सप्लाई को इफेक्ट करता है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी मैंने थोड़ी देर में पहले बताया। टेक्नोलॉजी ऑल्सो मैंने बताया, डेफिनेशन नोट कर देना, एग्जाम में पूछ देगा कैसे। ड्यू टू द प्राइस टेक्नोलॉजिकल चेंज सप्लाई विल चेंज और नॉट। आप क्या आंसर करोगे, या एक्सप्लेन दैट हाउ ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द सप्लाई। तो आपको थोड़ा सा इसको बना चुना के लिखना पड़ेगा, यही चीज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, गोल एंड ऑब्जेक्टिव हो गया जो मैंने अभी थोड़ी देर पर बताया, नंबर्स ऑफ फार्म ये मार्केट डिमांड की है। ठीक है, ये सारी थी क्या, इतनी जो थी ये इंडिविजुअल डिमांड की है, वहां पे मैंने लिखा था ये मार्केट डिमांड की है। नेक्स्ट स्लाइड में भी एक बार देख लेते हैं, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये मैं थोड़ा मीनिंग के साथ आपको दे दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। बच्चों बोलो क्लियर है, डेफिनेटली आपको क्लियर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई की। चैप्टर बहुत आसान है ना,
बट प्रोड्यूसर बन के देखना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में क्या हो गया, इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब कोई एक फॉर्म है जो सप्लाई कर रहा है। मार्केट सप्लाई मतलब मोर देन वन फॉर्म, मोर देन वन प्रोड्यूसर्स। देखो इंडिविजुअल सप्लाई में इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल, ये ब्लू कलर हाईलाइटेड को समझो, इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये इंडिविजुअल हो गया, इसको नोट जरूर कर देना। मार्केट सप्लाई भी आपका ये हो गया, मैंने पहले आपको बता दिया था कि क्या क्या चीजें इफेक्ट भी करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये हाईलाइटेड को देख देना। इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर इन द मार्केट आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये आपका हो जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई का डेफिनेशंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई का फंक्शंस क्या होंगी और मीनिंग क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा और आपका कर्व कैसा होगा। अब देखिए इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शंस क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई। जैसे फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है जो अफेक्ट करेगा, हमने थोड़ी देर पहले वहां पे पढ़ा है, जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी फैक्टर्स है जो इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करेगा। तो सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी और फंक्शंस क्या होंगे, जितने भी प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ द प्रीवियस एंड देन टाइम, ठीक है। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका फंक्शंस का। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कैसे होगा, इट रेफर्स टू टेबुलर प्रेजेंटेशन शोइंग, ये थोड़ा सा मीनिंग है क्योंकि आपको जब पूछा जाएगा तो आप इसको इसी तरीके से लिखोगे, तभी आप पूरा का पूरा मार्क ला पाओगे। देखो इंडिविजुअल सप्लाई में क्या हो रहा है, जब मेरा 10 रुपए का क्या प्राइस था तो मैंने 100 का सप्लाई कर रहा था। वहीं मेरा 20 रुपए का जब प्राइस हो गया, मैंने मेरी सप्लाई भी बढ़ा दिया। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था प्राइस और सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। वही डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स, ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। अब इसका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होता है। सेम चीज आप देख रहे हो, हमने ओ वाई एक्सिस लिया, इस पे प्राइस को रख दिया और ओ एक्स एक्सिस में क्वांटिटी सप्लाई को रख दिया। और यहाँ पे हमारा सप्लाई कर्व जो हुआ अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप में डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप में अपवर्ड स्लोपिंग होगा। कोई भी कर्व आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पढ़ा है, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो चलिए मार्केट सप्लाई को ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट सप्लाई भी आपका सेम चीज आया। हमने कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो मार्केट सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, वो हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा है। ऐसे हमने क्या देख दिया, 3 फॉर्म का बात लिया, ए फॉर्म, बी और तीन लोग हैं जो सप्लाई कर रहे हैं। ये तीनों की हमने क्या कर दिया, प्रोडक्शंस को बच्चों प्लस कर दिया सप्लाई को। तो टोटल मार्केट सप्लाई आ गया आपका 10 रुपीज़ का जब प्राइस था तब 600 का सप्लाई था, जब 20 रुपए का प्राइस हो गया तब 900 का सप्लाई हो गया। ये हमारा मार्केट सप्लाई का फिगर है, ठीक है बच्चों। तो ये मार्केट सप्लाई को हम यहाँ पे कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है सप्लाई का वैसे अपवर्ड स्लोपिंग होता है और जितने जितने प्राइस बढ़ती गई उस हिसाब से आपका ए बी सी 3 फॉर्म का जो ये है, ये तीनों को हमने प्लस कर दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया, मार्केट सप्लाई कर्व। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया। बहुत आसान चीज है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तब सप्लाई बढ़ेगी, मतलब जब किसी भी कमोडिटीज का प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा। दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। इतना सोचने की बात है ही नहीं, ठीक है। क्या कहता है थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि आपको लॉ ऑफ सप्लाई में क्वेश्चंस आएगी तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, if price of commodity are increases as a result supply are also increases vice versa। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, ठीक है। अब हम जब लॉ ऑफ सप्लाई को इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास कुछ एजम्पशंस होनी चाहिए। व्हाट आर दोज एजम्पशंस, देखो प्राइस ऑफ अदर गुड्स कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है ना वो प्राइस के साथ हम देख रहे हैं। हम उस समय बोलते हैं जो अदर फैक्टर सप्लाई को क्या कर सकता था, अफेक्ट कर सकता था, वो सारी कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस की वजह से सप्लाई में ऊपर नीचे आ रही है। दैट इज ओनली द लॉ ऑफ सप्लाई। तो हम यहाँ पे एजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि हमारी जो अदर फैक्टर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं हुआ। यदि टेक्नोलॉजी की वजह से मान लो कि सप्लाई बदला है तो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। सेम चीज, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम, देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसीज, गोल ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन द सेम। समझ में आया बच्चों। तो ये सारी एजम्पशंस हमको लेके चलना है यदि हम लॉ ऑफ सप्लाई को क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट वी आर फाइंडिंग द सप्लाई डिक्रीज और इंक्रीज इन रिलेशन टू प्राइस, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, ठीक है।
अब हमने इसको क्या कर दिया, शेड्यूल लगा दिया, शेड्यूल के साथ हमने ग्राफ प्रेजेंटेशन कर दिया, वो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई को रखा, वो वाई एक्सिस में प्राइस को रखा, प्रेजेंट कर दिया, और ये भी आपका क्या हो गया, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। अब आपको एग्जाम में जब पूछेगा तो ऐसे ही आपको एक्सप्लेनेशंस लिखना है जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि एज इट इज आपको ये समझना है हमारे सामने जो पेपर देखने वाला एग्जामिनर है उसको कुछ नहीं आता, भाग्य विधाता। ठीक है, तो आपको डिटेल में लिखना है भाई मैंने ओ एक्स एक्सिस में क्वांटिटी सप्लाई को लिया है, वो वाई एक्सिस में प्राइस को लिया है। ये सारी चीजें आपको लिखने के बाद ये बताना है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है ये, क्योंकि हम क्वांटिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई क्वालिटी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। इट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है नहीं है। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप की बात करेंगे तो यहाँ कितने से चेंज हुआ, जैसे कितने से यहाँ प्राइस में चेंज आया ताकि सप्लाई बढ़ा, जिसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते थे। ठीक है, सेम हम इलास्टिक सप्लाई पढ़ेंगे। कोई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, ये प्रोपोर्शनल नहीं है बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। बेस्ड ऑन द वन साइडेड कॉन्सेप्ट है ये टू साइडेड कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, क्या क्या रीजंस होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई का। देखो, एक होता है प्रॉफिट मोटिव, दूसरा होता है चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स। लॉ ऑफ सप्लाई कैसे ऊपर नीचे होगा, चेंज इन स्टॉक। देखो प्रॉफिट मोटिव में कैसे होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। द बेसिक एम ऑफ प्रोड्यूसर while supplying a commodity is to secure maximum profit, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है कोई भी प्रोड्यूसर। When price of commodity increase होगा without any change in cost, it rises their profit। देखो मेरी लागत में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब मैं 5 रुपए मेरी लागत हो रही थी और 20 रुपए मेरी सेलिंग प्राइस है, तो मेरी प्रॉफिट कितनी है, 15 रुपए हो रही थी। जाहिर सी बात है मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। अब मान लो कि ये प्राइस बढ़ गई, 25 कर दिया मैंने बेचने का, तो मेरी प्रॉफिट कितना हो गया, 20 हो गया, क्योंकि मेरा इनपुट प्राइस क्या हो रहा है, चेंज इन एनी चेंज इन कॉस्ट होगा तो प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। सेम चीज विदाउट चेंज इन कॉस्ट में मेरी प्रॉफिट क्या करेगा, बढ़ाएगा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। सो प्रोड्यूसर इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ द कमोडिटी बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड, क्योंकि कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो सप्लाई बढ़ाएगा, जिससे इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव में ये बात आती है। चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म में क्या होगा, और राइज इन प्राइस इंक्लूड द प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूसर टू एंटर इनटू मार्केट टू प्रोड्यूस गिवन कमोडिटी सो एज टू ऑन हायर प्रॉफिट इंक्रीज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स राइज मार्केट सप्लाई। ज्यादा से ज्यादा फॉर्म, जैसे फॉर्म है मान लो, राइज इन प्राइस इंक्लूड्स द प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूसर एंटर इनटू द मार्केट टू प्रोड्यूस द गिवन कमोडिटी एज टू ऑन हायर प्रॉफिट। मार्केट में जाएगा, मार्केट में गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन करेगा, जो भी गुड्स को प्रोडक्शन कर रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसको क्या होगा, सेल करेगा, ज्यादा सेलिंग होगी उसको ज्यादा प्रॉफिट होगी। सेम चीज यहाँ पे आ गया। ठीक है, चेंज इन स्टॉक में क्या है, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस द सेलर आर रेडी टू सप्लाई मोर गुड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। मान लो प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो अपने पास स्टॉक में जितने माल रखा है निकाल के धड़ाधड़ बेचने लग जाएगा, जिससे इसको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ गए। अब ये क्या है, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको हटा दे रहे हैं, बताते नहीं है, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ऐसा आ गया तो नोट्स ढंग से बनना चाहिए, ये मेरी मोटिव है। ठीक है, आइए एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। जब लॉ ऑफ सप्लाई हम इम्पोज कर रहे हैं तो उस समय क्या क्या चीज़ों को हम नज़रअंदाज करेंगे। देखो इसका मीनिंग क्या है समझ लो। एज अ जनरल रूल सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड शोइंग दैट क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस विद अ राइज इन प्राइस, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। However, in certain case, positive relationship between supply and price may not hold true. यही हो गया exceptions of law। कैसे? Future expectations. If seller expect a fall in price in the future, then law of supply may not applied। अब पता चला कि कल को कोरोना आने वाला है, तो क्या करेगा, सप्लाई करेगा नहीं। वो चीज़ों को देख के आप ध्यान देना, लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे नोटिस है। Agricultural goods as their production depend on climate conditions. If due to unforeseen change in weather, कोई मान लो कि चेंज में वेदर में कोई चेंजेस आ रहा है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लो देन देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इवन इन हायर प्राइस। समझ आया, प्राइस कितना भी हो सप्लाई नहीं हो पाएगा, प्रोड्यूसर को डर लगता है ना, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहा है। परसेबल गुड्स हो गया, इन केस ऑफ परसेबल गुड्स लाइक वेजिटेबल फ्रूट्स, ये सब में क्या होगा, सेलर विल रेडी टू सेल मोर इवन द प्राइस आर फॉलिंग। इट हैपन बिकॉज सेलर कैन नॉट होल्ड सच गुड्स। ऐसा सामान जो रख नहीं पाएगा तो बेचना पड़ेगा ना, वहाँ लॉ ऑफ सप्लाई क्या काम करेगा। मैं मान लो कि
केला बेच रहा हूँ, अब बनानास बेचने के लिए मैं थोड़ी ना देखूंगा कि प्राइस बढ़ेगा तो बेचूंगा, सामान सड़ जाएगी, ठीक है। ये सब गुड्स में भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करने वाला। और रेयर आर्टिकल्स हो गया, रेयर आर्टिकल्स जैसे कोई चीज़ जो मोनालिसा पेंटिंग की हमने बात किया है, ये पेंटिंग भी थोड़ी ना होगा क्योंकि ये तो बहुत ही रेयर है और इसका तो प्राइस जितना में बेचना चाहे मार्केट में जिसको पसंद आएगा वो खरीद लेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करने वाला, ये बच्चे ध्यान रख लो। प्रोड्यूसर होना, अभी भी प्रोड्यूसर के माइंड सेट में बैठे हो डेफिनेटली। चलो आगे हम देखते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। अब सप्लाई में एक्सपेंशन होगा तो कैसे ये इफेक्ट करेगा, ये आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्सपेंशन बोल रहा हूं मैं सप्लाई कर्व में आगे राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, यही क्वेश्चन है सारे। कीपिंग अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस एज अ रिजल्ट सप्लाई आल्सो राइजेस, इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन सप्लाई। मीनिंग समझ में आ गया, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, ये हो गया आपका एक्सपेंशन इन सप्लाई, ठीक है। एक्सप्लेनेशन एज सीन इन द अबव डायग्राम, ये डायग्राम में क्या बोल रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो रहा है, और ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ओ वाई एक्सिस में प्राइस को रख दिया, वाई एक्सिस में क्वांटिटी सप्लाई को रख दिया और एक्सप्लेनेशन कर दिया। नोट रखना, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, इट लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। आपको पूछा जाएगा एक्सपेंशन इन सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन सप्लाई या इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। ये चीज को हमको ध्यान देकर रखना है, एमसीक्यू में 1 मार्क के लिए काम आने वाला है, ठीक है। एक्सपेंशन इन सप्लाई समझ में आ गया। इसमें हमको जो इंपॉर्टेंट चीज समझना था वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है कर्व, ठीक है, सप्लाई कर्व का। अब आओ कॉन्ट्रैक्शंस इन सप्लाई, सप्लाई कर्व में कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होता है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कैसे होता है देखते हैं। कीपिंग अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स जो है वो कांस्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट सप्लाई आल्सो डिक्लाइन, इन कॉल्ड इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई। अदर थिंग्स कांस्टेंट है, प्राइस घट गई, सप्लाई भी घट गई, इसको हमने बोला कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। सेम चीज हुआ, देखो 30 था 20 10 घट गया, सप्लाई भी घट गया, तो ये सप्लाई कब होगा, वो कैसा होगा बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सप्लाई कब डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होगा, कैसे होगा, तो आप कैसे आंसर करोगे, आपको पता होना चाहिए। ये कंडीशंस में ये क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है, और ये नोट ध्यान देना, इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई या डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया। देखो स्क्रीन में सारी चीजें लिखा हुआ है, कोई डाउट वगैरह है तो आई एम हियर, डोंट फियर, ठीक है। चलो इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो क्या होगा ये समझ लो। द प्राइस ऑफ कमोडिटी आर रिमेन कांस्टेंट, प्राइस क्या हो गया, कांस्टेंट है, और यहां जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गया। अब बताओ प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई इंक्रीज हो गया तो कैसे हो गया, जाहिर सी बात है अदर थिंग्स के वजह से, अदर फैक्टर्स के वजह से, अदर फैक्टर की वजह से क्या हो जाता है, सप्लाई बढ़ रहा है, उस समय हम बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। ध्यान देना कंडीशन क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ गया, किसके वजह से, अदर फैक्टर के वजह से, इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, आप देखो जब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तो पहले 100 था, तो 100 था तो क्या हो गया, हमारे यहां था, अब 200 हो जाएगा तो राइट वर्ड शिफ्टिंग होगा, क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्टिंग हो जाएगा, सप्लाई कम क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। तो सेम चीज हो गया, प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ गया अदर फैक्टर की वजह से, तो हमने बोल दिया राइट वर्ड शिफ्टिंग, इंक्रीज इन सप्लाई। ये सेम चीज यह यहाँ ध्यान देना, इसको ये लीड्स टू राइट वर्ड शिफ्टिंग ऑफ अलोंग द सप्लाई कर्व, इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन सप्लाई। कंडीशन क्या था मेरे प्यारे बच्चों, प्राइस कांस्टेंट थी, सप्लाई बढ़ गई थी, किसके वजह से बढ़ गई, अदर फैक्टर के वजह से, ये ध्यान देना, इसी में होगा इंक्रीज इन सप्लाई। और ये प्राइस कांस्टेंट हो गया मान लो, तो आंख बंद के ध्यान देना, ये क्या होगा, शिफ्टिंग करेगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा, क्लियर। अब हम देखना है सप्लाई कर्व यदि इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई भी हम भी डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अब देखो यहां पे भी कंडीशन क्या आ गया, प्राइस आपका कांस्टेंट है, सप्लाई डिक्रीज हो गया, किसके वजह से, अदर फैक्टर की वजह से। तो ये क्या हो गया, सप्लाई पहले आपका 200 था, देख रहे हो प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस पहले 200 था 100 में हो गया, मतलब यहां था अब यहां चला गया, मतलब क्या हो गया बच्चों, लेफ्ट वर्ड स्लिपिंग हुआ। जब प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज हुआ तो सप्लाई कर्व क्या हो गया, लेफ्ट वर्ड हुआ। यही इंपॉर्टेंट है, जब डिक्रीज होगा तो सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग होगा। ये इसको भी हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई, ठीक है। ये वाला भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ लेना, समझ गए होंगे, वैसे कोई डाउट होगा तो मैं हूं ना, ठीक है। चलिए
अब आता है फैक्टर्स, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को इंक्रीज करेंगे और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को डिक्रीज करेंगे। देखो, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स होगा, ये सब आप नोट कर लेना, क्योंकि आपको इसमें से कोई भी एक पॉइंट होगा जो एमसीक्यू में आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मतलब वो एक मार्क आपका फिर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें ना, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ अदर गुड्स होगा तो इंक्रीज इन सप्लाई होगा, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होगा तो इंक्रीज इन सप्लाई होगा, कैप्चर मार्केट शेयर विद लॉन्ग टर्म गोल होगा तो इंक्रीज इन सप्लाई होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द मार्केट होगा तो इंक्रीज इन सप्लाई होगा। ये सारी, ये 8 पॉइंट में इंक्रीजिंग होगा, ये 8 पॉइंट में डिक्रीजिंग सप्लाई होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो एक मार्क आपका चला जाएगा। ऐसा कोई नहीं बताता, पूरे वीडियो देख लो, कोई नहीं बताता, ठीक है। आपको ये ही एक चैनल है जहाँ पे डिटेल मिलेगा, क्योंकि ये डेडिकेटेड इकोनॉमिक्स के लिए है, और कोई एक टीचर कभी भी सारे सब्जेक्ट में मास्टर नहीं हो सकता। ऐसा होता तो भाई हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते, ठीक है। तो मास्टरी हर एक, कोई किसी ना किसी का एक सब्जेक्ट में होता है। सेम चीज यहाँ पे, ये सारी चीजें आप ध्यान से नोट कर लेना। अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में क्या डिफरेंस है? देखो, पहले इसको एज इट इज आप कॉपी कर लेना, क्योंकि ये समझ में आने वाली चीज है। मीनिंग क्या है, मीनिंग पहले नोट कर लो। व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड चेंज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, प्राइस के वजह से यदि सप्लाई में चेंज आ रही है तो हम उसको बोलेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। सेम चीज आ गया, व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तब हम बोलेंगे चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या है, चेंज इन सप्लाई क्या है, अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस की वजह से, यही डिफरेंस है। सेम आ गए, इफेक्ट ऑन सप्लाई का क्या होगा, डाउनवर्ड अपवर्ड होगा, ये राइट वर्ड लेफ्टवर्ड होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, उसी का डिफरेंस दिख रहा है। इट इंपैक्ट सप्लाई बाय इधर एक्सपेंशन इन सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई, ये इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई करेगा, चेंजेस करेगा। एजम्पशंस क्या है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, यहाँ प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सेम हो गया, मेजर कंपोनेंट क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहाँ पे अदर फैक्टर्स है। ये सारी चीजें बहुत आसान से आप नोट कर सकते हो। अब हमारा हो गया चैप्टर समाप्त। कितना आसान चैप्टर था, कोई और कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा डीप में नहीं है। जो है मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बहुत ही मजेदार है, वो भी बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, नए चैनल को हेल्प करो यार। Thank you very much for watching. See you in the next video. Till then, stay blessed, stay healthy. Bye bye. Jai Hind.